हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा रीट 2018 में जो लेवल 1 प्रश्न पत्र हुआ था उसका डिस्कशन। तो गाइस, इससे पहले मैं यहाँ पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। एक वीडियो स्टार्टिंग वाला था जिसमें मैंने रीट 2020 का सिलेबस डिस्कस किया था, और जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने जो रीट 2018 का लेवल 2 का जो क्वेश्चन पेपर था, जो 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। और एक अपडेट और है कि जो ये चैनल है लर्नर्स जर्नी, तो यहाँ पे रीट 2020 की प्रिपरेशन करवाने के लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट की गई है रीट 2020 नाम से, जिसकी एक पूरी प्ले लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। और यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। रीट से पहले आरटेट हुआ करते थे, तो आरटेट के क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे, और जो रीट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हुए थे वो भी यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। और सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं सीडीपी का पार्ट, तो सीडीपी के पार्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट थॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। तो गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग रीट 2018 जो लेवल 1 हुआ था 1st to 5th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उस क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट की हमें डिमांड मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर में किस तरह से वो सब्जेक्ट पूछा जाता है या फिर किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उनका मालूम होना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग पहले ये एक एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो गाइज़, ये जब क्वेश्चन पेपर दोनों डिस्कस हो जाएंगे तो उसके बाद में हम 1 बाय 1 यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइज़, स्टार्ट करते हैं रीट 2018 का जो लेवल 1 है। तो लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर, आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जो सीडीपी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। मतलब कि एक आपको ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी बतानी है जिसमें बच्चे को समस्या होती है किस चीज़ में, लिखने में। तो इन चारों में से एक कौन सी ऐसी समस्या है जो लिखने से संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है डिसलेक्सिया, सेकंड है डिसकैल्कुलिया, थर्ड है डिसग्राफिया, और फोर्थ है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। ठीक है, यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो गाइज, बेसिक सा यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया। क्योंकि जो डिसग्राफिया है वो एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो बच्चे के लिखने में डिफ़िकल्टी पैदा करती है। डिसलेक्सिया यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रीडिंग से संबंधित है, यहाँ पे बच्चे को पढ़ने में समस्या होगी। डिसकैल्कुलिया में बच्चे को मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में समस्या होगी। और ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार में, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में बच्चे में अटेंशन की कमी होगी, बच्चा ज़्यादा टाइम तक एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा डिसग्राफिया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? यानी कि इन चारों डायलॉग्स में से ऐसा कौन सा डायलॉग है जो कि योगात्मक मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है? तो देखिए गाइस, फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, यानी कि टीचर प्रोवाइड करेगा बच्चे को फीडबैक लगातार और इमीडिएट। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस है वहाँ पे फोकस किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन में। थर्ड बात है कि शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, मतलब बच्चे ने जो उपलब्धि पा ली है तो उसका आप व्यवस्थित आकलन करोगे, असेसमेंट करोगे। ठीक है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चे ने अचीव कर ली वो चीज़, और उसके बाद में आप लोग उसका एक सिस्टमेटिक वे में असेसमेंट करोगे। चलिए
नेक्स्ट डी कहता है कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, मतलब जब ईयर कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, बच्चे का अंतिम आकलन करोगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्या होगा कि आप सोचोगे यार ये योगात्मक मूल्यांकन की बात कही है अगर समेटिव असेसमेंट की, तो ये तो लास्ट में होता है, तो आप लोग लगाओगे यहाँ पे डी, क्योंकि यहाँ पे इसने लिख रखा है कि सत्र के अंत में यानी सेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करोगे, जो शिक्षार्थी का प्रदर्शन होगा उसका अंतिम आकलन करोगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ऑप्शन सी है वहाँ पे भी ये लिख रखा है कि शिक्षार्थी की जो उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। उपलब्धि बच्चा कब प्राप्त करता है, जब बच्चे को पूरा टॉपिक करवा दिया गया है या फिर पूरी यूनिट करवा दी गई है और बच्चे ने पूरा वो पढ़ लिया है, और उसके बाद में यूनिट के बाद में बच्चे का टेस्ट लिया और फिर उसका मूल्यांकन किया। ऐसी क्या चलता है, एक व्यवस्थित ढंग से ये आकलन चलता है। तो गाइज ये वाला आंसर ना होके डी आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। मतलब ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है और जो ब्रेन है उनके कुछ एक फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये जो बुद्धि की श्रेणी है वो कौन सी है। तो जो आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, हावर्ड ने इंटेलिजेंस थियरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, तो उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि रचनात्मक बुद्धि, और थर्ड है प्रकृतिवादी कौशल यानी नेचुरलिस्ट स्किल, फोर्थ है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। तो इन चारों में से कौन सी एक चीज़ है जो कि हावर्ड गार्डनर के जो इन्होंने बात कही है कि जो बुद्धि होती है या फिर दिमाग में जो आपके इंटेलिजेंस वाली जो सीरीज होती है वो एक फ्रेम में होती है, तो ये कौन सी एक बुद्धि है। तो गाइज यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हावर्ड ने कुछ एक 7 इंटेलिजेंस दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इन्होंने दी थी। तो इन्होंने 7 टाइप की इंटेलिजेंस थियरी में जो इनका डिस्क्रिप्शन किया था, और उन्होंने बाद में चेंज करके इन्होंने क्या किया, 9th में इन्होंने 2 ऐड करके 9 कर दी गई। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोल लेते हैं, ठीक है। तो निम्न में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। मतलब इनमें से बच्चे कौन कौन से लाभ प्राप्त करेंगे अगर बच्चे 2 भाषाओं को बोल रहे हैं या फिर एक भाषा से ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया अवधारण गठन में सुविधा, मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में सुविधा होगी। सेकंड ऑप्शन आपका होगा विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, तो विश्लेषणात्मक होता है एनालिटिकल रीजनिंग में बच्चे को लाभ होगा। और सी कहता है कि संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा यानी कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा कहता है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज बोलता है या फिर बाइलिंगुअल है या फिर मल्टीलिंगुअल है, एक से ज़्यादा अगर बच्चा लैंग्वेजेस बोल रहा है तो उसे सभी तरह की चीज़ों में सुविधा होगी, उसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में भी होगी, उसे एनालिसिस करने में भी सुविधा होगी, और उसे संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, मतलब कि कुछ एक्टिविटीज़ एक टीचर कर रहा है, जिसमें से वो क्या करता है, पहली एक्टिविटी करता है कि वह केवल यह मतलब उसने केवल ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, बल्कि बच्चों से ये भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। पहली गतिविधि तो उसने ये की, और दूसरी गतिविधि उन्होंने क्या की कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों
तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। मतलब पहली बात तो टीचर ने बच्चों से कही कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें पूछा कि भाई इसमें क्या हुआ, और साथ साथ ये पूछा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। और दूसरी बात, जो एक क्वेश्चन बच्चों को दिया जिसमें से उसके जो उत्तर थे उनके उसकी परख करने की बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उनको तुलना करने को कहा कि जो सबसे अच्छा जवाब है तो उन्हें बताइए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो टीचर किन चीज़ों को बढ़ावा देना चाह रहा है वहाँ पे। तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना है कि टीचर यहाँ पे चाहता क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है समानता, ठीक है, यानी एनालॉगी, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया, आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और थर्ड है एकीकृत सोच यानी कि इंटीग्रेटिव सोच। और फोर्थ है आपकी अवधारणा मानचित्रण मतलब कि कंसेप्ट मैपिंग। तो देखिए गाइज यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए। पहली बात, समानता यहाँ पे कुछ भी नहीं करवा रहा टीचर। दूसरी, आलोचनात्मक सोच, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज थोड़ी करवा रहा है, मतलब गलतियाँ थोड़ी निकालने के लिए कह रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, कंपैरिजन करने की बात वो वहाँ पे बोल रहे हैं। और साथ ही साथ क्या, क्यों और कैसे, इन चीज़ों पे वो फोकस कर रहे हैं। तो अवधारणा मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग भी यहाँ पे नहीं होगा। आंसर आपका होगा एकीकृत सोच, मतलब इंटीग्रेटेड जो थिंकिंग है उसे टीचर यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कई सारी चीज़ों को साथ में लिया जाता है, जैसा कि क्या पूछा उसने, क्यों, कैसे, और जो क्वेश्चन के जो आंसर थे उनको कंपैरिजन करने के लिए बोला। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी, एकीकृत सोच। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। मतलब कि एक पॉजिटिव स्टिमुलाई होता है और एक नेगेटिव स्टिमुलाई होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इवेंट होता है या फिर नेगेटिव इवेंट होता है। तो वो बच्चों को बिहेवियर को मोटिवेट कर सकता है। तो एक ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य है या फिर एक कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव है जो यहाँ पे मोटिवेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है। तो यहाँ पे मानवतावादी है, व्यवहारवादी है, संज्ञानात्मक है या सामाजिक है, यानी कि ह्यूमनिस्टिक है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव है या सोशल है। तो गाइज यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों घटनाओं को ले रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को और नेगेटिव चीज़ों दोनों को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पे ये होगा बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियरल यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्यवहार। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। मतलब यहाँ पे सीधी बात पूछ रखी है, समावेश शब्द यानी कि इंक्लूसिव जो शब्द है, इंक्लूजन जो वर्ड है, उसका यहाँ पे मतलब पूछ रखा है कि उसमें क्या होता है कि जो शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, जैसे कोई ब्लाइंड बच्चा हो गया या फिर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा हो गया या फिर वॉइस इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कोई बच्चा हो गया, तो उन बच्चों को साथ में लेके डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। मतलब उनको रेगुलर क्लासरूम में आपको शिक्षित करना है और साथ ही साथ में आपको समावेश चीज़ का भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेशल नीड वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ में लेके चलोगे तो आप उन बच्चों को कितना समय दोगे, यानी कि सर्वाधिक समय दोगे आप, या फिर पूरा समय दोगे, या कुछ समय, या फिर किसी समय नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है। जो हमारा एनसीएफ है वो कहता है कि हमें किसी भी तरह के बच्चे हो, चाहे स्पेशल नीड वाले बच्चे हो या फिर नॉर्मल क्लासरूम बच्चे हो, सभी को एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो सभी का इंक्लूजन एक साथ होना चाहिए। अगर आप स्पेशल नीड वाले बच्चे को अलग तरह की स्कूल में भेजोगे तो वहाँ उसे एक सेपरेशन फील होएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा समय जो जनरल बच्चे होते हैं जिनकी कोई समस्या नहीं है, तो उनके साथ ही बच्चों को क्या करना है, टीचिंग करवानी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th पे। 8th कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है
और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? मतलब कि एक टीचर है क्लास में, वो क्या कर रहा है, पोइम को पढ़ रहा है। अब पोइम पढ़ने के बाद में वो बच्चों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है। ठीक है, पोइम उन्होंने क्या की, बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा आप लोग क्या करें, इस पोइम से कॉन्क्लूजन निकालिए और आपके क्या विचार हैं वो निकालिए। ठीक है, तो ये किस चीज़ के तर्क का उदाहरण है? यानी कि आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग, थर्ड है आपका अवधारणा मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग, और फोर्थ है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना परीक्षण। तो ये एक कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए? तो देखिए गाइज, यहाँ पे कॉमन सा एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। टीचर ने क्या किया है, एक पोएम ली है क्लास में और उस पोएम को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो पोएम सभी बच्चों के लिए सेम है। ठीक है, जो उन्होंने चीज़ ली है वो सभी बच्चों के लिए सेम है और वो बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप कॉन्क्लूज़न निकालिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चे जब कॉन्क्लूज़न निकालेंगे, विचार व्यक्त करेंगे, तो उन सब के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, एक जनरल वहाँ पे क्या किया, उन्होंने रूल लिया और बच्चों ने क्या किया, उस रूल से क्या किया, अलग अलग कॉन्क्लूज़न निकाले। तो ये जो बात होती है कि एक स्पेसिफिक रूल से अलग अलग एग्जाम्पल्स निकालना, तो ये क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, आपकी निगमनात्मक तर्क। ठीक है, लेकिन जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो इसका बिल्कुल उल्टा होती है। वहाँ पे टीचर क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल से रूल की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं। ठीक है, पहले बच्चों को एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाएंगे और फिर बच्चे अलग अलग एग्जाम्पल से एक स्पेसिफिक रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे वहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमनात्मक तर्क में, और निगमनात्मक तर्क में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा। तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए निगमनात्मक तर्क। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कहता है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इद पर आछंद रखता है, यह कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे जो साइको एनालिस्ट होते हैं वो एक चीज़ मान रहे हैं कि जो ईगो है वो एक लिड की तरह यानी ढक्कन की तरह काम करेगा, किसके ऊपर, इद के ऊपर। ठीक है, तो इद के ऊपर एक ढक्कन की तरह काम करेगा। तो ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑप्शन है सुपर ईगो, सेकंड है आमोद सिद्धांत, थर्ड है द्वंद्व और फोर्थ है दबाव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। सुपर ईगो पहला, सेकंड क्या हो गया, प्लेजर प्रिंसिपल है आमोद सिद्धांत, थर्ड में कॉन्फ्लिक्ट और फोर्थ में रिप्रेशन। तो देखिए गाइस, सुपर ईगो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए सुपर ईगो क्या करता है, नैतिकता को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा आंसर, मॉरलिटी को ये फॉलो करता है, यहाँ पे नहीं होगा। देखिए सेकंड जो ऑप्शन है बी, ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल आमोद सिद्धांत। तो प्लेजर प्रिंसिपल तो क्या होता है, इद ही होता है। तो इद क्या करता है, प्लेजर प्रिंसिपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे उसमें नैतिकता फॉलो होती है या नहीं होती, चाहे वो समाज के नियम कानून उन चीज़ों को मानता है या फिर नहीं मानता, आपको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती इसमें। आप बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी तरह की मॉरलिटी को इग्नोर करते हो। तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, फर्स्ट भी यहाँ पे नहीं होगा। सी कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व की तो कोई चीज़ नहीं आती यहाँ पे। देखिए आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा डी यानी कि दबाव। अब देखिए दबाव क्यों होगा यहाँ पे, दबाव रिप्रेशन इसलिए होगा क्योंकि ईगो क्या कर रहा है, इद पर एक आछंद रखता है। देखिए इद यहाँ पे मॉरलिटी को फॉलो नहीं करके और मतलब अपने मनचाही चीज़ें करना चाहेगा, लेकिन ईगो क्या करेगा, उन जो अनैतिक जो इच्छाएं हैं उनको दबा करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये दबाव होता है, ये रिप्रेशन किया, ईगो ने इस पे रिप्रेशन किया। तो आंसर क्या होगा आपका, दबाव यानी कि रिप्रेशन।
आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कहता है कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। मतलब ये कहते हैं कि जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता चीज है, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, ये जो ट्रेड हैं पर्सनैलिटी के, ये किन्होंने दिए थे, मतलब ये कौन से एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की बात की थी। देखिए यहाँ पे इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की जो बात करते हैं वो थे युंग, लेकिन युंग यहाँ पे आंसर में है नहीं, तो आंसर आपको इन चारों में से कोई देखना है। तो यहाँ पे आपका जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का जब व्यक्तित्व के ट्रेड पूछता है, लक्षण पूछता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सिंपल सा हैंस आइजैक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आ जाइए 11th क्वेश्चन पे। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। मतलब यहाँ पे आपको मोटिवेशन का बेस्ट एग्जाम्पल छांटना है। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको देखना है कि मोटिवेशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए पहले ऑप्शन में ए में क्या कहता है कि छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। मतलब एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि जो आगामी सत्र होगा उसके लिए वो थोड़ा इमोशनल है और स्कूल में वो आगामी सत्र में अपना बेस्ट देना चाहता है। देखिए अगले ऑप्शन पे आइए। बी, जो छात्र ब है वो क्या है, सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है वो, और गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और वो चाहता है कि भैया इस बार मेरे को मैथ में क्या करना है, बेस्ट देना है। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो उसके उच्च लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करता है, जो उसके हाई गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें वो फिक्स करता है। फिर क्या करता है, वो उससे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास भी करता है और कक्षा में उच्चतम अंक भी प्राप्त करता है। मतलब इसने 4 चीज़ें की, एक्टिव हुआ, फिर उसके बाद में इसने अपने उच्च लक्ष्य बनाए, फिर उनके लिए काफ़ी मेहनत की और उसके बाद लास्ट में क्या किया, उसने अपना बेस्ट रिजल्ट भी दिया। तो सेकंड ऑप्शन ये है। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि छात्र सह है, वह क्या पूरा करना चाहता है, पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। ठीक है, जो छात्र है वो अपना कार्य पूरा करना चाहता है और अपना ध्यान है वो निर्देशित करने में अच्छा है। ठीक है, और जो डी है आपका, डी क्या कहता है, डी कहता है कि कड़ी मेहनत करती है और उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। डी जो बच्ची है वो मेहनत भी कर रही है और सकारात्मक जो उसकी भावना है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, उन्हें भी वो क्या कर रही है, फील कर रही है। ठीक है, तो इसमें से मोटिवेशन का बेस्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे चारों चीज़ें पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो सब चीज़ें मोटिवेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, बेस्ट वन देखना है। तो बेस्ट वन आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी जो एक्सप्लेनेशन है वो खुद ही अपने आप में मोटिवेशन साइकिल है। क्योंकि मोटिवेशन साइकिल में क्या होता है, हमें किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं कि उसे प्राप्त करें तो एक इंसेंटिव अपने को मिलता है, फिर उसके बाद में हम लोग एक्टिव होते हैं और फिर उसके लिए अपन एक अच्छा लक्ष्य बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग काफ़ी मेहनत भी करते हैं और मेहनत करने के बाद में हमें अंक भी मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस अंक को प्राप्त करने के बाद में हम लोग पॉजिटिव फील करते हैं और वो साइकिल हमारी वैसे की वैसे ही चलती रहती है। तो जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा बी। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। मतलब अगर आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एंड है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। तो देखिए गाइज, 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, एक तो एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उसका इफेक्ट इंसान पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इंसान के अंदर से आ रहा है। ठीक है, एक बाहरी मोटिवेशन होता है, इंसान उससे भी मोटिवेट होता है लेकिन कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे ये डायलॉग इन्होंने बोला है कि अगर आपकी बाह्य प्रेरणा अंत है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो गाइज, आंतरिक प्रेरणा शुरुआत है, किसी चीज़ को आप मतलब अचीव करते हो तो उसके लिए आपके अंदर पहले एक मोटिवेशन आएगा, उसके लिए फिर आप लोग मेहनत करोगे और फिर उसके बाद में उसे अचीव करोगे। यह अपने आप में अंत है नहीं, इंट्रिंसिक अपने आप में अंत कहाँ से होगी, ये शुरुआत तथा अंत। देखिए अंत जहाँ पे आएगा वो तो है ही नहीं, इंट्रिंसिक का मतलब अंत होता ही नहीं है।
तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, सिंपली आंसर इसका ये होगा कि बाह्य प्रेरणा एक अंत है तो आंतरिक प्रेरणा क्या होगी, एक शुरुआत। ठीक है, तो एक ये बिगिनिंग होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 13 क्या कहता है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो समय और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग एक चीज़ है कि एक आपकी सिस्टमेटिक साइंस है जो प्रोवाइड करवाती है क्या, नियम यानी कि रूल, ठीक है, कानून यानी लॉज, और सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, किस चीज़ को, एडजस्टमेंट को अचीव करने के लिए अपने साथ में और वातावरण के साथ में। तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, मोटिवेशन कहलाती है, ठीक है, या फिर दिमागी आरोग्यता कहलाता है यानी कि मेंटल हाइजीन, या फिर अधिगम कहलाती है लर्निंग, या फिर द्वंद्व कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधी सी बात करते हैं कि नियम, कानून और सिद्धांत, ये सभी चीज़ ये ना मोटिवेशन में नहीं होती हैं, ठीक है, ना ही मेंटल हाइजीन में होती है। लेकिन जो लर्निंग है आपकी, लर्निंग में आपके नियम होते हैं, लॉज होते हैं, सिद्धांत होते हैं आपके, आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक के लॉ हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, यानी प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम। इस तरह के लॉज जो नियम और सिद्धांत होते हैं वो लर्निंग में होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे 14 पे। देखिए 14 कहता है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है। मतलब ये कहते हैं कि एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जिसमें लॉजिकली और सोशली थिंकिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, और किस चीज़ को अप्रूव करने के लिए, किस चीज़ के रीजन को अप्रूव करने के लिए, पास्ट के, प्रेजेंट के और जो भी आपके रीजन है उनको अप्रूव करने के लिए। तो ये जो बिहेवियर होता है ये क्या चीज़ है, मतलब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होती है। तो उस मैकेनिज्म में से कौन सा एक टाइप है, क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रतिकरण, मतलब कि कंपनसेशन, दूसरा है रैशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण, तीसरा है प्रतिगमन यानी रिग्रेशन, और फोर्थ है आपका दमन यानी कि रिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात कही है और अतीत, वर्तमान और सबको ध्यान में रखते हुए, और इन्होंने थिंकिंग के बारे में बात कही है कि लॉजिकल और सोशली थिंकिंग होती है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में। और लॉजिकली और सोशली थिंकिंग जब भी आती है, ठीक है, तो उस टाइम आपका आंसर क्या होगा, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, रैशनलाइजेशन। प्रतिकरण, प्रतिगमन, दमन, जब हम लोग एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है, समायोजन तंत्र करेंगे, तो उसमें हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, मतलब एक स्कूल है उसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो होता है वो बच्चों की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो जो ऐसा कौन सा फैक्टर है इनमें से, मतलब स्कूल की अगर संगठनात्मक स्थापना की अगर आप बात करते हो तो आप किस तरह के फैक्टर को लेते हो जो कि बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करेगा, बच्चे की सीखने की क्षमता को इफेक्ट करेगा। तो देखिए पहला आपका टॉपिक ऑप्शन है कि क्रियात्मक कारक यानी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तीसरा है सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर्स, और चौथा है अन्य कारक यानी कि अदर फैक्टर्स। तो कौन सा एक फैक्टर है, तो गाइज यहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात कही है, ठीक है, बच्चों की बात कही है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात कही है। तो स्कूल में क्या एक सेटअप है, कैसा फर्नीचर है, कैसी वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, किस तरह से वहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, किस तरह से टॉयलेट्स और की वहाँ पे व्यवस्था है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी वहाँ पे सोशल कारक आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग से नॉन लिविंग से लेकर लिविंग थिंग्स तक सभी को ध्यान में रखा जाएगा। वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, जो पीयर ग्रुप है वो कैसा है, तो यहाँ पे ये सोशल फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे सामाजिक कारक आपका आंसर होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए 16 कहता है कि निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देता है। मतलब नीचे कई सारी सिचुएशंस दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी एक ऐसी स्थिति है
जो समायोजन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन है वो कहता है तीव्र उत्सुकता यानी कि एक्यूट एंजाइटी। बी है वो कहता है अपराध का जुनूनी विचार यानी कि अवेसिव थॉट ऑफ गिल्ट। सी कहता है बीमारी का डर यानी कि फियर ऑफ इलनेस। और डी कहता है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त यानी कि फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर एंड एंजाइटी। अब देखिए यहाँ पे कौन सी एक ऐसी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देगी। तीव्र उत्सुकता कोई एडजस्टमेंट थोड़ी करती है, नहीं करती। अपराध का जुनूनी विचार, ये भी एडजस्टमेंट कैसे करेगी, अगर ये जुनूनी विचार होगा तो वो तो अपराधी प्रवृत्ति हो गई उसकी। थर्ड है बीमारी का डर, अगर इंसान को बीमारी का डर होगा तो वो स्ट्रेस में वैसे ही आ जाएगा, तो ये तनाव की कंडीशन है। फोर्थ है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो आंसर आपका यहाँ पे होगा न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पे कंडीशन जो क्रिएट होती है ना वो एडजस्टमेंट की है, क्योंकि इंसान को डर भी है और उसके बाद में वो चिंता से मुक्त भी हो रहा है। तो आंसर यहाँ पे डी होगा। ये ही एक ऐसी सिचुएशन है जो समायोजन को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए 17th क्या कहता है कि एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण में कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से, और ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी कहाँ से आया है आपका जो संज्ञानात्मक स्तर है, जो कॉग्निटिव जो लेवल है, डोमेन है, वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि एक टीचर हैं, उन्होंने अपने बच्चे को लाइफ के ऊपर क्या पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझाया, और उसके बाद में बच्चों को कहा कि बेटा आप अब अपनी समझ के अकॉर्डिंग निबंध लिखिए कि मतलब एक जो प्रदूषण की जो प्रॉब्लम है तो उससे एक ह्यूमन लाइफ पे या फिर एनिमल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे टीचर एक कौन सा संज्ञानात्मक स्तर यूज़ कर रहा है। अब देखिए सबसे पहला है विश्लेषण, एनालिसिस। नहीं, बच्चे यहाँ पे एनालिसिस थोड़ी कर रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ के थोड़ी देखते हैं। दूसरी चीज़ है समझ, ये भी नहीं करेंगे, ज्ञान ये भी नहीं करेंगे। देखिए जब टीचर बच्चों को पॉल्यूशन के बारे में बताएगा, जब पॉल्यूशन की परिभाषा बताएगा तो बच्चों को वो ज्ञान पहले ही दे चुका है। और जब टीचर बच्चों को डिस्कस करेगा कि जीवन पर प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, तो वो वहाँ पे बच्चों की समझ एक विकसित हुई है, अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप हुई है। लेकिन जब बच्चे अपने ज्ञान को लेकर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद में जब टीचर की बात से अपने विचारों में बच्चे अप्लाई करेंगे डेली लाइफ में, ठीक है, तो वो एक चीज़ क्या होगी, वो एक चीज़ होगी संप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। बच्चा क्या कर रहा है, अपनी जो प्राप्त नॉलेज है उसे अप्लाई कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे संप्रयोग होगा, तो आंसर मतलब एप्लीकेशन होगा। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए 18th। अब देखिए गाइज 18th क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। मतलब एक टीचर होने के नाते आपने क्या किया, एक उपयुक्त परीक्षण किया, ठीक है, यानी कि आपने एक टेस्ट लिया और जांच सूची का उपयोग किया आपने वहाँ पे, ठीक है, एक चेकलिस्ट का उपयोग किया, और उन दोनों चीज़ों का उपयोग करते हुए आपने जो बच्चे की बुद्धि है यानी कि इंटेलिजेंस है, व्यक्तित्व है यानी कि पर्सनैलिटी है, और बच्चे का क्लासरूम बिहेवियर है, उनके बारे में आपने क्या किया, जानकारी एकत्रित की। तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी। तो देखिए गाइज इंटेलिजेंस को हम लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं, आकलन करते हैं, तो होता है। पर्सनैलिटी को हम लोग क्या करते हैं, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तो मापन भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और मूल्यांकन, इंटेलिजेंस का हम लोग मूल्यांकन भी करते हैं, इवैल्यूएशन भी करते हैं, तो ये वाली चीज़ भी होगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाई जाएगी, हमने तो सारे काम किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये यहाँ पे आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आ जाइए अगले प्रश्न पे। देखिए 19th क्या कहता है, 19th कहता है कि कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। देखिए फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक पार्ट नहीं है। अब देखिए ब्लूम ने अपने 3 प्रक्षेत्र दिए थे, मतलब 3 डोमेन दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर।
यानी कि उन्होंने संज्ञानात्मक चीज़ें भी बताई थी, क्रियात्मक के बारे में भी बताया और भावात्मक के बारे में भी बताया, लेकिन ब्लूम ने कहीं भी मनोप्रेरणा के बारे में नहीं बताया। ठीक है, यानी कि उन्होंने कॉग्निटिव के बारे में कहीं भी नहीं बताया। तो आंसर आपको यहाँ पे यही पूछा है कि नहीं, तो नहीं में आपका क्या होगा, डी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। मतलब कि कौन सा एक बोलते हैं आपके प्रिंसिपल कह सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल कह सकते हैं, या फिर एनसीएफ जो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005, तो उनका कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है इन चार ऑप्शन में से। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ये तो भाई बिल्कुल सही बात है कि आपको बच्चे की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, क्लासरूम में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो आपको बच्चों की डेली लाइफ से जोड़ना है, उसके जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपको जोड़ना है। तो ये तो आपका सिद्धांत होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा में एकीकृत करना, यानी कि आपको एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है और साथ ही साथ आपको क्लास में एक इंटीग्रेट अप्रोच लेके चलनी है। तो ये बात भी एनसीएफ ने कही थी, तो ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया। थर्ड चीज़ है कि अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। आ जाइए अगले ऑप्शन पे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। एनसीएफ ने ये बात कही थी कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि बुकिश नॉलेज आप बच्चों के ऊपर झाड़ते रहे, आपको बुक के साथ साथ में एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी जोड़नी है ताकि बच्चों की क्यूरियोसिटी वहाँ पे बढ़े। ठीक है, तो एक अच्छा एक हेल्दी जो करिकुलम डेवलप करने के लिए आपको ये काम करना है। तो ये भी आपका गाइडिंग प्रिंसिपल में आ जाएगा। तो ए, बी और डी, ये तो तीनों चीज़ें क्या है, इसके जो एनसीएफ ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे, मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे, उनमें आ जाएगी। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जो रटना विधि है, रोट मेमोराइजेशन को एनसीएफ कभी भी बढ़ावा नहीं देता। जो रट्टाफिकेशन है उससे बच्चा ना समझ पाएगा, ना किसी चीज़ को अप्लाई कर पाएगा। उसे जो रटंत विद्या है उससे दूर रखना है, ये एनसीएफ चाहता है, और एनसीएफ का ये कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। तो ये यहाँ पे आंसर होगा सी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे 21। देखिए 21 क्या कहता है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। एक बच्चा है जो स्टार्टिंग में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाता है तो पूरी हथेली का वहाँ पे यूज़ कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करने लग जाता है। जैसे डेवलपमेंट हुआ बच्चे में, बच्चा अब हथेली की जगह क्या कर रहा है, अंगूठे और अंगुलियों का यूज़ ऑब्जेक्ट को उठाने में कर रहा है। तो इस प्रकार की प्रगति क्या है, तो पहला ऑप्शन है सिफेलोकोडल प्रगति। ठीक है, यानी कि सिफेलोकोडल प्रोग्रेशन। सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रोग्रेशन। ठीक है, थर्ड है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, यानी कि मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन। और फोर्थ है आपका क्या, अनियमित प्रगति, मतलब रैंडम प्रोग्रेशन। तो देखिए एलिमिनेट करते हैं एक एक करके। देखिए डी ऑप्शन होगा, रैंडम प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता, ये वाला हट गया यहाँ से। देखिए पहला है सिफेलोकोडल प्रगति, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होगा आपका, हेड टू टो। तो यहाँ पे सिफेलोकोडल प्रगति भी आपका आंसर नहीं होगा। देखिए अगला जो आपका है ऑप्शन प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का सेंटर से पेरिफेरी, मतलब मध्य से बाहर की तरफ। तो इसमें क्या होगा, आपका बच्चे का पहले हार्ट डेवलप होता है, सेंटर डेवलप होता है, और उसके बाद में उसके जो हाथ पैर बाकी सारी चीज़ें डेवलप होती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में आपका सी ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन यानी व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, मतलब कि एक बच्चा मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन जाएगा। यानी कि बच्चा पहले हथेली से उठा रहा था, मतलब पूरी बॉडी को वहाँ पे यूज़ ले रहा था, लेकिन बाद में उंगलियां और अंगूठे से बच्चा उठाने लग गया। तो क्या है, ये मास से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है, व्यापक से विशिष्ट की ओर जा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे ये ही होगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है, जब बच्चा छोटा होता है
तो जब वो रोता है तो अपनी पूरी बॉडी को, वो हाथ पैरों वो पटक पटक के रोता है, मतलब वो अपनी पूरी बॉडी को वहाँ पे यूज़ कर रहा है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम और आप हैं, तो हमें रोने के लिए पूरी बॉडी को पटकने की आवश्यकता नहीं है, हम मन में भी रो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। आ जाइए अगले प्रश्न पे। 21 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। देखिए जो 22nd क्वेश्चन है वो कहता है बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। मतलब कि ये कहते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसको हम कई सारे क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि शारीरिक आपका यानी कि फिजिकल, संज्ञानात्मक आपका हो गया कॉग्निटिव, भावनात्मक आपका हो गया अफेक्टिव, और सामाजिक आपका क्या हो गया, सोशल। तो इस तरह के व्यापक क्षेत्रों में हम लोग विभाजित करते हैं। तो विकास की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट की प्रोसेस है, तो इन जो क्षेत्र हैं उनमें कहाँ तक रिलेटेड है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होना। दूसरा ऑप्शन है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होना। तीसरा है आंशिक रूप से विकसित होना। और चौथा है बेतरतीब ढंग से विकसित होना। तो देखिए पहले तो कहता है कि भाई डेवलप होएगा बच्चा इंडिपेंडेंटली, मतलब एक जैसे किस बच्चे का हाथ डेवलप हो रहा है तो बच्चे का सिर्फ हाथ ही डेवलप होगा और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। देखिए ये चीज़ हो नहीं सकती। ऐसा नहीं है ना कि अगर आप बड़े हो रहे हो तो सिर्फ आपका एक हाथ डेवलप हो रहा है, आपके हाथों के साथ साथ आपके पैर भी डेवलप होंगे, पूरी बॉडी कंप्लीटली डेवलप होगी। तो इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। जो सी ऑप्शन आपका है आंशिक रूप से विकसित, तो पार्शली क्या डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट तो पूरा ही होता है, आधा पर्दा थोड़ी होता है। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। देखिए डी ऑप्शन कहता है बेतरतीब ढंग से यानी रैंडम डेवलप हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होना, मतलब कि डेवलप इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है, इंटीग्रेटेड होता है और एक समग्र प्रकार से होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। उसमें बच्चे का जो पूरी बॉडी है वो डेवलप होती है एक साथ। बच्चे अगर एज में बड़ा हो रहा है तो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है, साथ ही साथ बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, इमोशनल ग्रोथ भी हो रही है। तो ये डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड है और हॉलिस्टिक है, ना कि इंडिपेंडेंट। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 23। अब 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। मतलब एक बच्चा है जो या तो हाई है या लो है किस चीज़ में, अपनी वर्बल एबिलिटी मतलब बोलने की क्षमता में, ठीक है। और ये जो समस्या है वो बाद तक भी रहेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देता है, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन है कि प्रारंभिक अनुभव, ठीक है, यानी अर्ली एक्सपीरियंसेस पे। दूसरा है वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट पे। तीसरा है अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी पे। और चौथा है अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, देखिए बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे के ऊपर सिर्फ हेरिडिटी का रोल होता है, या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चे पर सिर्फ एनवायरनमेंट का रोल होता है। बच्चे के ऊपर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों चीज़ों का इफ़ेक्टिवली रोल होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, अगर बच्चा बोलने में उच्च या निम्न है तो उसके जो बोलने में वातावरण भी इन्फ्लुएंस करेगा और उसकी हेरिडिटी भी उसे इन्फ्लुएंस करेगी। तो आंसर आपका होगा डी, अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ। आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए 24th क्या कहता है कि अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। देखिए लर्निंग में कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे, तो उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं कि जो लॉज हैं किस चीज़ का, उपयोग यानी कि यूज़ का और अनुपयोग यानी डिसयूज़ का लर्निंग में, तो वो एक किस चीज़ का पार्ट है। तो यहाँ पे नीचे 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरा कहता है श्रम का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा कहता है कि प्रबलन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट। और फोर्थ कहता है कि नन ऑफ दीज।
तो आंसर क्या होगा? देखिए थॉर्नडाइक ने अपने नियम दिए थे, लॉज दिए थे 3 तरह के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट। तो देखिए गाइज उन्होंने एक जो प्रिंसिपल दिया था श्रम का नियम, है ना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में उन्होंने 2 नियम दिए थे, एक तो यूज़ का दिया था, ठीक है, और एक आपका किसका दिया था? डिसयूज़ का दिया था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप किसी चीज़ को या फिर किसी आप एक्टिविटी को यूज़ करते रहोगे बार बार, तो आपके दिमाग में वो कॉन्क्रीट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग चलती रहेगी। लेकिन आप किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को नहीं करते हो, उसे अनुपयोग में करते हो या फिर उसे यूज़ में नहीं लेते, तो वो क्या होगी? अपने आप धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ किसका पार्ट हो गया? आपका श्रम के नियम का, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 25th में कहते हैं कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है। देखिए ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था उसमें एक डॉग था, और वो जो डॉग था वो उसी टाइम अपनी सलाइवा यानी अपनी लार को नहीं टपकाता जिस टाइम उसके मुंह में मीट का जो पाउडर है या फिर मीट का जो टुकड़ा है वो रखा जाता है, जबकि उसके मुंह से लार टपकनी तब से स्टार्ट हो जाती है जब वो अपना जो प्रशिक्षक होता है या फिर उसके पास जो मांस का टुकड़ा लेके आते हैं उनकी पैरों की आवाज़ सुन के। तो ये क्या है, मतलब ये फिनोमिना क्या कहलाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है? विलोपन यानी कि एक्सटिंक्शन। दूसरा है बिना शर्त प्रोत्साहन, ठीक है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। तीसरा क्या है आपका? अनुकूलित उत्तेजना यानी कि कंडीशनड रिफ्लेक्स। और फोर्थ आपका क्या है? रेडीनेस यानी कि तत्परता। अब देखिए गाइज यहाँ पे सीधी सीधी बात है, कंडीशनिंग ऑपरेंट थ्योरी थी यहाँ पे, तो अनुकूलित उत्तेजना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये एक एक थ्योरीज हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, बेंडूरा, जितने भी प्याजे और हैं सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग सीरीज़ वाइज टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, तो तब आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 26। अब देखिए 26 क्वेश्चन क्या कहता है? 26 क्वेश्चन कहता है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। मतलब कि ये प्रिंसिपल है, इसमें क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करने के लिए बात कर रखी है कि जो आपका कॉग्निशन है, जो आपकी अनुभूति है, ठीक है, अनुभूति का मतलब कॉग्निशन, वो किस चीज़ के थ्रू डेवलप होता है? एक लगातार प्रोसेस होती है और इंटरेक्शन होता है बच्चे के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? तो देखिए यहाँ पे गाइस सीधी सी बात इन्होंने अनुभूति कह रखी है, अनुभूति यानी कॉग्निशन। तो कॉग्निशन सीधा ही किससे रिलेटेड है? पियाजे जी से रिलेटेड है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। थॉर्नडाइक यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि थॉर्नडाइक ने लर्निंग दी थी। टॉलमैन यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने सिग्नल लर्निंग दी थी। कॉलर भी यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने भी इनसाइट लर्निंग दी थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 27 क्या कहता है? 27 कहता है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया है जाना जाता है। अब ये कहते हैं कि पियाजे की थ्योरी है जिसमें अगर आप अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं और एक नए कॉन्सेप्ट्स जो आपने प्राप्त किए हैं, तो उन दोनों के बीच में आप एडजस्टमेंट करोगे, उन दोनों को आप लोग बैलेंस करोगे, तो ये जो आपका प्रोसेस होगी वो कौन सा पार्ट है, उन्होंने एक प्रोसेस बताई थी पूरी, उसमें से कौन सा पार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है समावेश यानी एसिमिलेशन, ऑप्शन बी है एकोमोडेशन यानी समायोजन, थर्ड है संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, और फोर्थ है नॉलेज डिस्टर्बेंस यानी कि ज्ञान विघ्न। अब देखिए यहाँ पे आंसर एलिमिनेट करते हैं हम लोग। एसिमिलेशन यानी समावेश यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि समावेश का मतलब ये है अगर जो भी नई इन्फॉर्मेशन आई आपने डायरेक्ट अपने माइंड के अंदर बैठा ली, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो अपने को पुराने और नए के बीच में एडजस्टमेंट करना है ना, तो
तो यहाँ पे ये नहीं होगा। दूसरा है समायोजन, तो समायोजन यहाँ पे नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम समायोजन ही तो होगा, तो समायोजन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि समायोजन में आप क्या करते हो, जो आपकी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, जो अनुकूल नहीं है, उन परिस्थितियों में आप अनुकूलन स्टार्ट करके और अपने आप को ढालते हो। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगा। उनकी एक प्रोसेस थी स्पेसिफिक, उन्होंने स्टेप दिए थे। तो अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है और पुराने कॉन्सेप्ट है, उन दोनों के बीच में अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा ना, संतुलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से नाम से ही डायरेक्ट क्लियर होता है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम। ज्ञान विघ्न, नॉलेज डिस्टर्बेंस, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो प्याजे ने बोली है, तो आंसर डी भी नहीं होगा। तो आंसर आपका यहाँ पे कॉमन क्या होगा, सी, संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, 28वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। मतलब आप लोग इंटेलिजेंस टेस्ट करोगे, लेकिन आपको कौन सी एक प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान में नहीं रखना। यही तो यहाँ पे बोलते हैं कि बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है इनको, इनमें से। तो देखिए पहला, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि आपको अवॉइड करनी है किस चीज़ों को, अनवारंटेड स्टीरियोटाइप्स और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। किन के बारे में, जो बच्चों के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनको, और जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं उनको, ठीक है। आईक्यू स्कोर के आधार पे, आईक्यू स्कोर के आधार पे आप यहाँ पे अवॉइड करोगे। और जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। यानी अगर आप बुद्धि का व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल असेसमेंट करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, परीक्षक और छात्र के बीच की एक संरचित बातचीत है। मतलब जो एक आपका टीचर है, एग्जामिनर है, और स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच का वो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन है। तो ये बात तो सही है। एक क्या है, ये अपने को ध्यान में रखनी होती है सावधानी। अब ये है नेक्स्ट ऑप्शन कि क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग नहीं करना, यानी कि डोंट यूज़ आईक्यू टेस्ट एज द मैन और शॉल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। आ जाइए अगले पॉइंट पे, डी क्या कहता है, डी कहता है कि एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो ये बात भी बिल्कुल सही बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपको बी क्वेश्चंस रहना है इन इंटरप्रिटिंग द मीनिंगफुलनेस ऑफ एन ओवरऑल आईक्यू स्कोर। तो देखिए यहाँ पे हमें सारी ये सावधानियाँ रखनी होती है। डी भी अपने को सावधानी रखनी होगी, सी भी रखनी होगी, और ये बी भी आपकी सावधानी है। लेकिन ए कोई यहाँ पे सावधानी नहीं है, उल्टा यहाँ पे तो उल्टा बोल रखा है ना कि आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। तो आंसर आपका नहीं पूछा है, तो आंसर आपका ए ही होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 29 क्या कहते हैं, 29 में एरिक्सन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। मतलब एरिक्सन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होता है। अब ये कहते हैं कि एक क्लास 3 का स्टूडेंट है, ठीक है, कक्षा 3 का एक छात्र है जो 9 साल के आसपास का है, विकास के किस चरण से मेल खाता है। मतलब इन्होंने जो एरिक्सन है, इन्होंने अपने स्टेजेस दी थी, कुछ 8 स्टेजेस दी थी, और ये पूछते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रखा है कि एक क्लास 3 का बच्चा है जो कि लगभग 9 वर्ष के आसपास है, तो जो एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं 8 स्टेजेस, तो वो कौन सी एक स्टेज का हिस्सा है। मतलब 9 साल का बच्चा कौन सी एक स्टेज में आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। दूसरा है परिश्रम बनाम हीनता, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तीसरा है नेतृत्व बनाम अपराध, यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और चौथा है अंतरंगता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो देखिए गाइज, जो 9 साल का बच्चा होता है वो एरिक्सन की जो थ्योरी है, जो स्टेजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में आएगा, यानी कि वो बच्चा आएगा परिश्रम बनाम हीनता। क्योंकि जो इन्होंने अपनी स्टेजेस दी हैं एरिक्सन ने,
तो 7 से लेके 14 वर्ष तक जो एज है वो बच्चों की एज किस में आएगी, परिश्रम बनाम हीनता में। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन सीधा सीधा 9 साल के आसपास पूछ रखा है, तो 7 और 14 के बीच में ही आएगा 9। तो यहाँ पे क्या होगा, परिश्रम बनाम हीनता, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में हमारा जो रीट लेवल 1 जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2018 में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए गाइस, लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, किसके लिए, नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं उनके लिए। तो देखिए गाइज, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो आपके आदर्श संदर्भित परीक्षण होते हैं वो ऑप्शन दे रखा है पहला, यह एक मानकीकृत परीक्षण है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये तो सत्य है, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं ये। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्यों ने कैसा प्रदर्शन किया। तीसरा है कि कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, यानी कि जो टेस्ट होता है वो नेशनल नॉर्म्स पे बेस्ड होता है। ये बात भी सही है, एनसीएफ के मानदंडों पर ही टेस्ट होता है, वो बेस्ड होता है। डी है छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। मतलब जो आपने टेस्ट लेने से पहले ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे, जो क्राइटेरिया निर्धारित किए थे, उन क्राइटेरियाज के साथ में जो बच्चों की परफॉर्मेंस आती है उनको कंपेयर किया जाता है। तो देखिए गाइस, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी एक सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि बच्चों में हमें क्या चेंज लाना है। कुछ एक क्राइटेरिया आपके होते हैं, आपकी कुछ एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ भाई हमें बच्चों से ये वाला रिजल्ट चाहिए। तो आप लोग बच्चों की परफॉर्मेंस को, जो आपके जो स्टैंडर्ड जो मानदंड होंगे, जो क्राइटेरियाज होंगे, उनसे आप लोग तुलना करोगे वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे तुलना करके बच्चों को डायग्नोज करोगे कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप क्या करोगे, बच्चे को डायग्नोसिस करने के बाद रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करवाओगे ताकि बच्चा उसमें और बेहतर कर सके। तो ये वाला भी आपका सत्य है। तो स्टैंडर्ड भी होता है और नेशनल मानदंडों पर भी आधारित है, और जो लास्ट में जो ऑप्शन है वो भी सही है। ऑप्शन क्या गलत है, देखिए ऑप्शन बी होगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी है वो सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें ये सीधा सीधा बोल रखा है कि आप एक छात्र के स्कोर की तुलना दूसरे छात्र के साथ करोगे। ऐसे थोड़ी है, आप किसी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाओगे, एक बच्चे के कम मार्क्स आएंगे, किसी के ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो आप ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों से कंपेयर नहीं करोगे कभी। अगर जहाँ पे किया जाता है तो वहाँ पे गलत है ये चीज़, क्योंकि सारे बच्चे यूनिक होते हैं, अपनी अपनी अलग अलग कॉम्पिटेंसीज होती है। अगर कोई बच्चा गेम्स में अच्छा है तो कोई बच्चा पेंटिंग में हो सकता है, वहीं पे कोई बच्चा डांस में हो सकता है, कोई बच्चा सिंगिंग में हो सकता है। तो प्लीज़ डोंट बिलीव इन कंपैरिजंस, वी ऑल आर यूनिक। तो ये वाला आंसर है वो आपका राइट यहाँ पे माना जाएगा। सो गाइज, आज का जो हमारा टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो 2018 में आए थे, जो रीट ने पूछे थे लेवल 1 में 1st to 5th, वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है एग्ज़ाम सॉल्व करवाने का। जब हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट नहीं की उससे पहले मैंने 2 पेपर इसीलिए सॉल्व करवाए हैं ताकि आप लोगों को मालूम चले कि किस तरह का एक रीट की डिमांड होती है, किस तरह से पेपर बनता है। अगर आप लेवल 1 to 5th पे भी जा रहे हो तो भी आपको इस पेपर को पढ़ के और आपको एक आइडिया हुआ होगा। अगर आप लेवल 2 के लिए जा रहे हो तो सॉल्व करवा दिया है लास्ट वीडियो में पेपर, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए, तो वहाँ से आपको लेवल 2 का आइडिया होगा। तो एक आइडिया हमने ले लिया, एक ओवरव्यू हमने सिलेबस का ले चुके हैं हम ऑलरेडी ही। तो गाइज़, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास थोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही होगी। अगर आपको कोई सुधार चाहिए इस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification, and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.